क्या हो गया भाई, हो गया ना? कहां तक हुआ है? अच्छा हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे ना। चौंध छाया एब्जॉर्प्शन फैक्टर हो गया था ना। अवशोषित बता आपतित ट्रांसमिशन फैक्टर होगा। ट्रांसमिशन फैक्टर होता है चला जितना ट्रांसमिशन समझते हो, ये पता ट्रांसमिशन एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो रोड पे जो करंट जा रहा है ना वो ट्रांसमिशन आई, हम लोग के घर में जा रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है? तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसमिशन फैक्टर किसी पारदर्शी माध्यम में पारिशित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश का जो अनुपात होगा, जितना ट्रांसमिशन पावर का ये प्रकाश का होगा और जो प्रकाश आपतित होगा, मान लीजिए चला जी ये प्रकाश जो है ट्रांसमिट हो रहा है, मान लीजिए ये प्रकाश हम दे रहे हैं, ये प्रकाश यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है तो ये जो यहाँ से जा रहा है ये ट्रांसमिशन है, और जब उसके फेस पर पड़ेगा तो वो आपतित होगा। यहाँ से निकला ये यहाँ से निकला ये ट्रांसमिट हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ जो पड़ा वो क्या है? आपतित है। ट्रांसमिट मतलब पारिशित प्रकाश, और कौन प्रकाश? जब तथा से टकराएगी तो आपतित प्रकाश का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारेषण गुणांक कहते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से पारिशित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं? पारिशित गुणांक के नाम से जाना जाता है। देखो चला हम बोले थे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर क्या है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसी को लक्स भी कहते हैं। आज जो टेस्ट था उसमें ही क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन ल्यूमेन पर मीटर, ल्यूमेन बोले तो प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज बटा मीटर स्क्वायर बोले तो क्षेत्रफल। हम ये कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित प्रदीप्ति पुंज को क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसी को हम लोग प्रदीप्ति तीव्रता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्ति तीव्रता, या यूं कहिए कि कितना तीव्र प्रकाश आ रहा है, अगर शॉर्टकट में कहिए तो कितना तीव्र प्रकाश आ रहा है, उसी को हम लोग प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित प्रदीप्ति पुंज यानी किरणों के समूह को ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या क्या कहते हैं? लक्स। लक्स किसका मतलब है? प्रदीप्ति का मतलब क्या है? लक्स। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? चमक। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? चमक। तो देखिए सूक्ष्म कार्यों के लिए ज्यादा चमक चाहिए कि कम? 250 से कितना? 500। अति सूक्ष्म कार्यों के लिए 1000 से 2। सूक्ष्म कार्य हो गया सिलाई बुनाई करना, अति सूक्ष्म कार्य हो गया जीवाणुओं को अलग करना, बोले उसके लिए कितना चाहिए? 1000 से 2000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमको चला 15 से 20 ल्यूमेन मिल रहा है। कितना ल्यूमेन मिल रहा है? मुश्किल से। रहने के लिए कमरा वगैरह में हम लोग 20 से 150 ल्यूमेन तक रखते हैं। कितना ल्यूमेन तक? वो डिपेंडिंग अपॉन यूज है, लगभग 20 से 25 ल्यूमेन छोटा छोटा बल्ब से निकलता है जो अभी, लेकिन हम लोग जो कमरे वगैरह में जो रोशनी रखते हैं वो कितना ल्यूमेन तक रखते हैं? 150। कितना कहते हैं? अति सूक्ष्म कार्यों के लिए 1000 से 2000, रहने के लिए 150, पढ़ने वाला में थोड़ा ज्यादा चाहिए 500 से 1000, बाथरूम सीढ़ी वगैरह पर 150 में काम चल जाएगा। किताबों की प्रूफ रीडिंग करने, प्रूफ रीडिंग समझते हैं? एरर खोजने में, क्या खोजने में? जैसे गवर्नर की जगह गवर्नर लिखा हुआ है उसको खोजने में, किताबों की प्रूफ रीडिंग, ऑफिस, अधिक समय तक लगातार अध्ययन, टाइपिंग कार्य, कंप्यूटर कार्य, सभा भवन, कला प्रदर्शनी, सामान्य पढ़ाई, लाइब्रेरी में कितना से कितना? 250 से 500। अस्पताल में सामान्य वार्ड, कार्य स्थान, फर्स्ट एड आदि, ऑपरेशन थिएटर, अस्पताल के सामान्य वार्ड में जो जनरल वार्ड जिसको हम लोग कहते हैं कितना? 150। कार्य स्थान, फर्स्ट एड आदि, जहां पर फर्स्ट एड हम लोग देते हैं वहां कितना? 500। सामान्य वार्ड का मतलब ठीक ठाक है, मरीज ले जाकर रख दिया। आज जहां पर एक्सीडेंट हुआ मरीज आया, फर्स्ट एड हम लोग चिपकाते वगैरह वहां ज्यादा रोशनी की जरूरत है, 500। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल पर, थिएटर ऑपरेशन थिएटर में तो उस रूम में 1000 तक चलेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर जिस पर हम लोग चिड़ेंगे वहां पर कितना? 2000। और दुकान में, सामान्य दुकान है 250 से 500। और जहां पे मान लो शोरूम है, शो कर रहे हैं चीजों को, शो कर, जैसे सामान्य दुकान हो गया, किराना दुकान, किराना दुकान में ऐसा थोड़ी चावल पे रोशनी की जरूरत है, लेकिन वही चल जाइए आप गाड़ी के शोरूम में चल जाइए, गाड़ी के शोरूम में प्रदर्शनी कक्ष उसी को, शो करना मतलब प्रदर्शन करना, प्रदर्शनी कक्ष में कितना? 1000। स्कूल में कक्षा में कितना? 250 से 500। अब वर्कशॉप में 500 से, ड्राइंग का रूम में, ड्राइंग रूम जानते हैं जहाँ ड्राफ्टर वगैरह लेके, स्केल वगैरह लेके लाइन वगैरह खींचते हैं, वहां पर कितना? 500 से। होटल एवं भोजनालय में 500 से 1500, वो डिपेंड करता है चला कैसा है, जैसे 5 स्टार होटल है तो उसमें रोशनी आपको ज्यादा मिलेगी। फैक्ट्री कार्यशाला में विशुद्ध मशीन कार्य के लिए 500 से 1000, फिटिंग जॉब वर्क के लिए 250 से 500, वेल्डिंग के लिए 150, टेक्सटाइल में 250 से 500। अब चला इसमें जो तुमको पूछेगा उसको खाली हाईलाइट करो, सब तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, जो तुमको पूछेगा एगो वेल्डिंग पूछ सकता है, हाईलाइट कर रहे हैं, ड्राइंग कक्ष पूछेगा, ऑपरेशन टेबल, कार्य अस्पताल नहीं पूछेगा, पढ़ने का कमरा, बस इतना याद रखो, इतना तुमको पूछेगा। ये तीन को तो याद कर सकता है, ये तीन को तो उसमें याद करो, अधिकतर यही तीनों पूछा जाता है। अस्पताल वगैरह हमारा मरीज की इलाज नहीं है ना करना है, जब पूछेगा। वर्कशॉप पूछेगा, वर्कशॉप और वर्कशॉप हाईलाइट कर लो, अब शो कर लो, 5 को हो जाएगा। ये 5 तो कम से कम याद रखो, वर्कशॉप में और कक्षा में। बता प्रकाश व्यवस्था की किसमें? इसमें चला वो टेबल है, गौर फरमाइएगा, ये इसको चला हम एक जगह कर दिया, कितना परसेंट नीचे आएगा, कितना परसेंट ऊपर जाएगा। जैसे एक बात बताओ, सामान्य प्रकाश व्यवस्था कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा चमकीला के बहुत कम चमकीला के बीच में। सामान्य प्रकाश व्यवस्था ना बहुत ज्यादा चमकीला होना चाहिए और ना ही बहुत कम चमकीला होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सामान्य प्रकाश व्यवस्था बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? कौन प्रकाश व्यवस्था? सामान्य प्रकाश व्यवस्था बीच में होनी चाहिए। क्लियर? अब कहता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में देखो 10% प्रकाश ऊपर जाता है, कितना परसेंट? डायरेक्ट लाइट में, डायरेक्ट लाइट में 10% प्रकाश किधर जाता है? ऊपर। और 90 से 100% प्रकाश किधर जाता है? नीचे। डायरेक्ट अगर नीचे आएगा 90 से 100%। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 10 से 40% प्रकाश ऊपर और 60 से 90% प्रकाश नीचे। और सामान्य प्रकाश व्यवस्था में अभी घर में चला सामान्य प्रकाश व्यवस्था 50% नीचे 50% ऊपर। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में अर्ध अप्रत्यक्ष में 60 से 90% ऊपर और 10 से 40% नीचे। और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90 से 100% ऊपर और कितना परसेंट नीचे? एक लाइन में समझ लो, प्रत्यक्ष में 10% नीचे 90% ऊपर और अप्रत्यक्ष में 90% ऊपर और 10% नीचे।
अब बीच में 60-40 में 100 है, बीच में क्या सामान्य होगा? कितना 50%? सामान्य होगा तो अर्ध प्रत्यक्ष है, आधा प्रत्यक्ष है, तो ज्यादा परसेंट नीचे आएगा। प्रत्यक्ष में ज्यादा परसेंट नीचे के ऊपर, नीचे मतलब वस्तु पर। देखो बढ़िया से, सामान्य में तो 50-50 हो गया। अप्रत्यक्ष में 10% ऊपर और 90% नीचे, अप्रत्यक्ष में 90% ऊपर और 10% नीचे। अब बच गया अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध अप्रत्यक्ष। तो देखो 40% के आसपास का गेम है। अगर अर्ध प्रत्यक्ष है, अर्ध प्रत्यक्ष का ही ना दूसरा भाग अर्ध प्रत्यक्ष है, इसका मतलब 60% नीचे और 40% ऊपर। अर्ध अप्रत्यक्ष है तो 60% ऊपर और 40% नीचे। बुझा रहा है? नहीं, अर्ध प्रत्यक्ष होगा तो ज्यादा नीचे कम ऊपर, बोलवे नहीं करेगा। अर्ध अप्रत्यक्ष होगा तो ज्यादा ऊपर कम नीचे। सामान्य है तो 50-50, सामान्य है तो 50-50। क्लियर? एनी डाउट? बाबू रे सोना, समझा कि नहीं? चलिए बैच से जो है ना बच्चा सब लड़की लोग का बहुत कंप्लेन है, लड़का सब एक दो है लुच्चा लंपट सब परेशान करता है लड़की लोग को। एकदम ही नहीं करो। हम पिछले बैच में भी हिदायत दिए हैं, इस बैच में भी दे रहे हैं। पकड़े जाओगे, बाप माई को बुलाएंगे तब तरह छोड़ेंगे। एक, मारेंगे बहुत। दुई, अगर ये दोनों तुम झेलने के लिए तैयार हो, हमारा बेसी रंगबाजी तो नहीं है ना होगा रे? कर पाएगा हमारा बेसी रंगबाजी? नहीं कर पाएगा तो नहीं करो। ये चला पढ़ने के लिए यहाँ तरह बुलाए हैं, बाहर जाकर जमानत करो। यहाँ की लड़कियों को अगर कोई कुछ बोला तो तू मेरा दूसरा रूप देखेगा, वो रूप तू दिखाने है। भगवान से मनाओ कि रूप नहीं आए सामने। तो जो भी बच्चा ये काम कर रहा है, आज हिदायत देकर छोड़ रहे हैं, तत्काल बंद कर दो, ठीक ना? ना तो चला मामला मेरे तक बात पहुंच गया, तभी ना हम बोल रहे हैं। सब दिन कहाँ बोलते थे? अब कोई नहीं, किसी लड़की को तंग करना, किसी को कुछ बोल देना, कमेंटबाजी करना वगैरह वगैरह, कुछ भी ये नहीं सुनेगा, तुझे एक्सप्लेन करेगा। तो हमने अगर तू खा सकता है तो करो, हम तेरा खोज लेंगे। वे बात ये गलत बात ना है। ये तो अगर तुम इसका मतलब तुम गंदा लड़का है। ये क्या परसेंट है? 1% है, 0.001%। जो गलती से पढ़ना आ गया है, पढ़ने वाला बच्चा को उतना फुर्सत है, वो जाता है अपना पढ़ाई क्या, क्लास ही अपना है भर दिन में, पढ़ते पढ़ते वगैरह खाए के फिक्र है, आना सूते के। ये दो चार लुच्चा लंपट है, तो नमका जूता डेली खरीदते हैं, नहीं रहता एकदम कोरे। मारना चाहिए कि नहीं उसको? देखो बैच भी फेवर में है, तुम खा जाएगा लात जूता, एकदम तैयार रहना इसके लिए ना। उस मामले में हम बहुत स्ट्रिक्ट आदमी, इसलिए थोड़ा सा बाबू देख लो। आज तक जो किया से किया, आज के बाद ही कंप्लेन नहीं आना चाहिए। चेक किया होगा, अगर लग रहा होगा लगता है सर को मेरे बारे में पता चल गया है, हम थोड़ा तक पहुंच भी जाएंगे। इनायत सोचना है सबसे पहला काम कि सर मोबाइल थोड़ा से मारेंगे, आपको फोन लगवाएंगे, आप रखेंगे, मुझे बोल रहे हैं ये देखिए ऐसा काम कर रहा है। जिंदगी भर पिताजी के सामने सर नहीं उठा पाए, तेरे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। मारेंगे, मारने के बाद दूसरी जगह और परेशान करेंगे, लड़की को आधार कार्ड रख लेंगे और लड़की को पूछोगा तो पुलिस भेज देंगे। हमारा पास एक उपाय है, मतलब तू ही नहीं सोचना तो कोनो जुगाड़ लगा के बच लेगा। अपना बचना तो हमारा दिमाग में पैदा हुआ होगा तभी बचेगा, और उधर पता लगता है, इसलिए एकदम शांति से आ जाओ इधर। ये समझा कि नहीं? डायरेक्ट लाइट का मतलब हुआ 10% नीचे 90% ऊपर। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब हुआ 90% ऊपर और 10% नीचे। सामान्य का मतलब 50-50। अर्ध प्रत्यक्ष का मतलब हुआ 60% नीचे और 40% ऊपर। अर्ध अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ 60% ऊपर और 40% नीचे। क्लियर है ना? अब देखो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, कौन प्रकाश व्यवस्था? इसमें बल्ब के ऊपर कौन आकृति, ई आकृति का परावर्तन प्रयोग किया जाता है। वी आकृति समझते हो? जैसे हेडलाइट देखो, हेडलाइट में ऐसा वी आकार का रहता है ताकि डायरेक्ट लाइट दूर तक जा सके। कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग अर्थात सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर सके। इस प्रकाश व्यवस्था में चमक तथा छाया, डायरेक्ट लाइट में ज्यादा छाया ना होगा रे, चमक ज्यादा होगा लेकिन छाया भी ज्यादा हो। डायरेक्ट लाइट में चमक ज्यादा होगा लेकिन छाया, हम बोले थे अगर आपको छाया नहीं बनाना है तो कैसा लाइट? इनडायरेक्ट लाइट। अगर आपको छाया नहीं बनाना है तो कैसा लाइट? इनडायरेक्ट लाइट का प्रयोग करना। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष में 10% नीचे और 90% ऊपर। इस प्रकाश व्यवस्था में इसमें चला बहुत सारी लड़की है, जगह बॉयफ्रेंड है, हम रोड पर सब खेला देख रहे हैं, हमारे नजर पे नहीं चढ़ना, मेरे बाप को फोन कर देंगे। सब खेला हम रोड पर देख रहे हैं, शनिवार रविवार की कहाँ रहता है सब देख रहे हैं, पूरा एकदम तैयार होके और मुंह में लिपस्टिक पोतले, हम सब देख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि हम बच गए तो नहीं बच होता है। हम लोग चला एक बार करेंगे कौन लड़की का बॉयफ्रेंड है, गलत दिशा में जा रहा है, बोलो कैसे? जरा बॉयफ्रेंड होगा ना पैर छू के कभी प्रणाम नहीं कर सकती, कभी नहीं करेंगे हम, एकदम आजमाई हुई दवा है। हम पूछ जाते हैं नहीं छुई मतलब हम पूछ जाते हैं, एकदम चला कट रही है मतलब मामला फसल। अब देख लो क्या हम जैसे पार किया हम पूछ जाते हैं, हाँ सही है भाई, यही सही है। अब देखो कहते हैं इस प्रकाश व्यवस्था में जैसे चला झुकता कौन है? जो विनम्र होगा। बॉयफ्रेंड उठेली छोड़ा झगड़ा करती होगी, एकदम नॉर्मल बात है, हम बोलोगे हम उठा देंगे। ये शनिवार रविवार 2-3 को देखे ये बैच है, लेकिन जाओ तेरा बकस दिया ये सप्ताह खाली, अगला सप्ताह रोड पर हमारी गाड़ी देखना तो अपना गली चेंज कर लेना। इस प्रकाश व्यवस्था में अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, आई बात 3-4 को है, अरे बाप रे बाप। इस प्रकाश व्यवस्था में चमक या चौंध कम होता है कि ज्यादा? किसमें? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में चमक या चौंध ज्यादा हो। इस प्रकाश व्यवस्था द्वारा उच्च कोटि की समरूप विपरीत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। समरूप समान रूप से, उच्च कोटि की, उच्च न, उच्च कोटि और उच्च में अंतर है, बोलो ने, उच्च कोटि की समरूप विपरीत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध अप्रत्यक्ष है, इसका मतलब कितना परसेंट नीचे आएगा? 40% नीचे और 60% ऊपर।
इसमें 60 से 90% भाग छत की ओर परावर्तित किया जाता है तथा शेष 10 से 40% भाग नीचे की। इसका उपयोग आंतरिक प्रकाश, सजावट, रेस्टोरेंट इत्यादि में प्रयोग किया जाता। देखो चला, इसमें सब दिल है, बढ़िया से देखो। ये है डायरेक्ट लाइट, इधर देखो इनडायरेक्ट। अधिकांश ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा। इसमें अधिकांश नीचे आएगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा। इसमें अगर सेमी डायरेक्ट, कुछ नीचे कुछ ऊपर। सेमी डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, सेमी मतलब अर्ध, अर्ध प्रत्यक्ष। बोलो ने अर्ध सामान्य होता है, सामान्य हो जाएगा तब ना 50-50। अर्ध प्रत्यक्ष का मतलब हुआ 60% नीचे और 40% ऊपर। और यहाँ हो गया सेमी इनडायरेक्ट। ये देखो ना, है ना, इधर कौन है कि नहीं है? 60% ऊपर और 40% नीचे। ये है डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब चारों तरफ। डिफ्यूज मतलब चारों तरफ, क्लियर है? डिफ्यूज मतलब आप देखो, ये बता दिया, क्लियर है ना? सामान्य होगा तो 50-50, सामान्य होगा तो 50-50, और डायरेक्ट होगा 90% नीचे या 10%, इनडायरेक्ट होगा 10% नीचे 90% ऊपर। आधा होगा तो आधा आधा, आधा में भी सेमी डायरेक्ट होगा तो 60% नीचे, और सेमी इनडायरेक्ट होगा तो 60% ऊपर। अरे बाबा, अच्छी प्रदीप्ति, देखो अच्छा प्रकाश। जैसे तुम नॉर्मल जहाँ डिजाइनर डिजाइन नहीं किया है लाइट, वहां तुम चल जाओ, ये इतना चकाचौंध मारेगा कि तू रह नहीं पाएगा। और जहाँ डिजाइनर डिजाइन किया है घर का लाइट, वहां तुमको ना ज्यादा प्रदीप्ति मिलेगा ना कम प्रदीप्ति मिलेगा, सामान्य प्रकाश मिलेगा। बोलो तो कहते हैं अच्छी प्रदीप्ति ना तो पूर्णतः प्रत्यक्ष है और ना ही पूर्णतः अप्रत्यक्ष, बल्कि इन दोनों का सही अनुपात। हम अपने घर के लिए बल्ब के लिए भेजे तो हमको मात्र 20 वाट का बल्ब लगाना था, तो वो गया जिसको भेजे, वो 20 वाट की जगह बोला कि सर ये इधर है 300 में, उधर है 375 में, वही ले लेते हैं, 20 की जगह 40 हो जाएगा। वो हमने समझाया 300 में अगर हमको दे रहा है 20 वाट का बल्ब और 370 रुपये में दे रहा है, देखना इतने का लगभग डिफरेंस होता है। तो इधर है 20 वाट का बल्ब, इधर है 40। हमको दुकान से फोन किया कि सर ये जो है 20 वाट की जगह 40 लगाइए ना, चक चक करेगा घर। 40 वाट लगा दीजिएगा तो सीधा दुगना रोशनी, आप पैसा तो 70 टका ना ज्यादा कम हुआ। तो हम बोले कि नहीं बाबू ऐसा नहीं करो, क्यों? क्योंकि ना ज्यादा प्रदीप्ति बढ़िया है और ना ज्यादा प्रदीप्ति और ना ज्यादा अप्रदीप्ति, प्रकाश होना चाहिए बीच में। तो जहाँ 20 वाट के लगल है वहाँ 20 वाट। अब चला लेटरिंग रूम में तुम लगा दोगे 100 वाट के हेलोजन, कुछ ही देखा गई वहाँ नहीं लगाना है। तो जहां पर जितना प्रकाश की जरूरत है, ना ज्यादा चमक और ना कम चमक, बीच में होगा। आपको क्वेश्चन कहेगा बताइए तो अच्छी प्रदीप्ति कैसे होगी? पहला देगा तुम अधिक प्रदीप्ति होगी तो, कम प्रदीप्ति होगी तो, अच्छी और कम के बीच में होगी तो, अधिक और कम के बीच में होगी तो कहेंगे अधिक और कम के बीच में। अरे मूर्खा रहेगा कहेगा भयानक चमकेगा वो बढ़िया रहेगा। तो दोस्त मेरे सब जगह भयानक चमक का जरूरत नहीं। अच्छी प्रदीप्ति ना तो पूर्णतः प्रत्यक्ष होती है और ना पूर्णतः अप्रत्यक्ष, बल्कि इन दोनों के बीच में। कुछ लाइट डायरेक्ट होता है, कुछ लाइट इनडायरेक्ट। बाबू रे सोना, देखो ये लैंप की किस्म है। ये लैंप की क्या है किस्म? कौन कौन? एक है उद्दीप्त लैंप, इनकंडेंसेंट लैंप, एक है गैस डिस्चार्ज लैंप, एक है नियॉन साइन, कार्बन आर्क लैंप, अदर इंपॉर्टेंट लैंप। इनकंडेंसेंट लैंप में एक कार्बन फिलामेंट लैंप, एक धात्विक। धात्विक दो प्रकार का, निर्वात, गैस, याद है? नहीं याद है? गैस डिस्चार्ज लैंप दो प्रकार का, सोडियम और मरकरी। मरकरी में अधिकतर चला निम्न दाब होता है, लेकिन उच्च दाब भी होता है। उच्च दाब मरकरी लैंप और निम्न दाब मरकरी लैंप अधिकतर, लेकिन क्या होता है? निम्न दाब। कार्बन आर्क लैंप एक उदाहरण महत्वपूर्ण आ गया हेलोजन, जिसमें अक्रिय गैस के साथ साथ क्या भरा जाता है? हेलोजन। CFL जानिए गया। सजावटी लैंप, मिर्चैया, सोलर लैंप जो सोलर लाइट से चलता है। बोलो हाँ, ये अलग अलग प्रकार का क्या है लैंप। अब पहला इनकंडेंसेंट लैंप, इस सब के बारे में ऑलरेडी हम पीछे पढ़े हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो छूट गया है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकंडेंसेंट लैंप फिर से पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ पॉइंट जो छोड़ दिए हैं उसको अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इसका चला इस चैप्टर में क्लास छूटा है या पिछला चैप्टर छूट गया है, आप अगले चैप्टर से अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर दोनों चैप्टर दो चैप्टर पढ़ाएंगे, हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। अतः उद्दीप्त लैंप, कौन लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित की जगह खाली प्रकाश देगा कि ऊष्मा देगा कि दोनों देगा? दोनों देगा ना। उद्दीप्त लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों देगा। देखिए चला नाइक्रोम ले लीजिए, टंगस्टन ले लीजिए, आपको कहेगा बताइए ये इससे विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या देगा? क्या देगा? ऊष्मा। अभी चला यूपीएस पे चल रहा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पे, मेरा बोर्ड, मेरा माइक, वो कंप्यूटर, ये कैमरा चल रहा है। तुमको एएलपी में 3 क्वेश्चन पूछा था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है? लाइन कट गया, अभी नीचे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, उससे ये इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। जब तक लाइन नहीं आएगा तब तक बैटरी से सप्लाई मिलेगा। फिर जब जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जनरेटर का कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा और यूपीएस फिर से स्टोर करना, इन्वर्टर जिसको आप कहते हैं वो स्टोर करना शुरू कर देगा। ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के कारण ही अभी आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अभी हर वो यंत्र चल रहा है जिससे इस रूम में हल्ला नहीं होगा। अच्छा दूसरा एमएल से करना क्या होता है? जैसे कंप्यूटर, जैसे ये, जैसे कैमरा, बाकी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? अगर बाकी को चला करंट देंगे तो उतना लोड ही नहीं ले पाएगा यूपीएस, है ना? बहुत जल्दी बैठ जाएगा। अभी इस पर हम पढ़ाते रहेंगे तो कुछ देर तक पढ़ा सकते हैं, और हमको देंगे 1 घंटा नहीं चलेगा तो उन्होंने कहेगा नॉलेज में है नहीं। वो तो डिपेंड करता है बैटरी की दक्षता पर। बैटरी की दक्षता अगर ठीक ठाक होगी तो 1.5 घंटा तक ही। एक लौता बोर्ड जितना यूपीएस लगा वो कम से कम 8.5 लाख रुपए का लगा। अभी अगर लाइन कटे और जनरेटर आए उसके बीच में पावर सप्लाई मेंटेन हो, इसके लिए सिर्फ इसके लिए 8.5 लाख रुपए लगा। और जो जनरेटर लगा हुआ है शायद 1 मिनट गड़बड़ा गया है, इसलिए लाइन गड़बड़ी हुआ है, तो 10 सेकंड में 5 से 7 सेकंड में जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लाइन दे देगा। इसमें लगल 24 लाख, है ना? पता लगता है पैसा नहीं रहा है, इतना बना, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना यानी कौन करो, इतना बना, इतना। अब चला देखो अभी क्या चल रहा है? यूपीएस चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका फुल फॉर्म ये होता है ऑनलाइन यूपीएस है। देखो यूपीएस में भी 2 टाइप का है, ऑनलाइन जैसे इन्वर्टर है उसमें भी ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन इन्वर्टर। उसमें माइक्रो सेकंड का भी डिस्टर्बेंस इसमें होगा क्या? जरा सा माइक्रो सेकंड का डिस्टर्बेंस होगा, ये लाइट जो है बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करना। इसको कहते हैं ऑनलाइन यूपीएस। क्या कहते हैं इसको? अब देखो कहता है इनकंडेंसेंट लैंप, कौन लैंप? उद्दीप्त लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक कार्बन फिलामेंट लैंप, एक धात्विक फिलामेंट लैंप। धात्विक फिलामेंट लैंप में क्या होता है? टंगस्टन। और धात्विक फिलामेंट 2 प्रकार का, एक निर्वात, एक गैस। गैस वाला कितने उम्र ज्यादा की कौन? ज्यादा ना, बोलन दे। कहते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच स्तंभ तथा धात्विक तार लगाया जाता है। ये है कांच का स्तंभ, यही है धात्विक तार। एक से फिलामेंट सहारा प्राप्त करता है। इसका प्रतिरोध कौन की ज्यादा? हाँ, इसका प्रतिरोध कम है, कर प्रतिरोध
उच्च न हो। ये बताए हैं पीछे, कहते हैं फिलामेंट को सहारा देने के लिए, फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच का एक स्तंभ लगाया जाता है, क्योंकि कांच चालक है, कांच क्या है, और एक कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है। अब वो इस फिलामेंट को क्या करता है, सहारा आता है। गौर फरमाइएगा, फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच स्तंभ तथा धात्विक तार लगाया जाता है। इस लैंप की कार्यकारी तापमान कितना डिग्री से 1500 से 2000 के बीच होता है, तब होता है। इससे अधिक तापमान पर कार्बन वाष्पीकरण प्रारंभ कर जाता है, जिससे लैंप के भीतरी भाग अब जबकि टंगस्टन का गलनांक होता है, इसके बाद कार्बन फिलामेंट है ना, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री से होता है। कितना डिग्री से होता है? मतलब कार्बन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में क्या रखा जाता था, निर्वात रखा जाता था, क्योंकि अगर किसी भी चीज का वाष्पीकरण होगा मतलब उसको जलना पड़ेगा, और अगर उसको जलना पड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और निर्वात रख देंगे तो चलेगा नहीं। इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग तथा ऊष्मा विकिरण उपकरणों के रूप में भी किया जाता। अब चला धात्विक फिलामेंट लैंप। इस लैंप का फिलामेंट मुख्यतः किसका होता है, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक बिंदु कहीं कहीं 3300, कहीं 3400, कहीं 3700 दिया हुआ मिलेगा। अलग अलग टंगस्टन का गलनांक थोड़ा बहुत का डिफरेंस मिलता है। आपको जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी में 3380 डिग्री से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो कितना है, लेकिन अलग अलग एडिशन में वहां भी गड़बड़ियां हैं, इसलिए लेकिन आप याद क्या रखिए 3380 डिग्री। यह लैंप कितने प्रकार का, दो, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप पीछे पढ़ाए हैं 100, और दूसरा गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। जो बच्चे गए हैं इस चैप्टर का 1-2 क्लास लगेगा 50। निर्वात फिलामेंट धात्विक फिलामेंट लैंप, इस लैंप का कार्यकारी तापमान कितना डिग्री 27। इससे अधिक तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगेगा और लैंप के भीतरी भाग धुंधला। इस लैंप द्वारा ऊर्जा 90% भाग ऊष्मा में व्यर्थ तथा 10% ही प्रकाश बनता है। अगर दोस्त मेरे आप निर्वात रखिएगा तो 80% आपको प्रकाश मिलेगा, करंट जो दीजिएगा 90% हीट जनरेट करने में खत्म हो जाएगा। तो निर्वात इसीलिए देखना मुझे पहले बल्ब था कितना गर्म रहता था, क्योंकि ज्यादा ऊष्मा जनरेट करने में अपनी एनर्जी खो देता था, कम प्रकाश जनरेट करने, इसलिए प्रकाश कम जनरेट करता था, हीट ज्यादा। सजावटी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था। इसे पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप और नाइट लैंप भी कहते हैं। गैस धात्विक सबसे बढ़िया यही ना था, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप प्रतिरोधात्मक भार होने के कारण इस लैंप का शक्ति गुणांक कितना होता है, 1। अभी प्रतिरोधात्मक भार क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी दक्षता कितना, 10 से 12 ल्यूमेन पर वाट। तापदीप लैंप का सीआरआई बोले तो कलर रेडरिंग इंडेक्स क्या होता है, सर्वोत्तम कलर रेडरिंग इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी बल्ब कितना अधिक समय तक जीवित रहेगा। ठीक है, तो बताओ सबसे बढ़िया क्या रहेगा, जेकरा में धातु यानी टंगस्टन का फिलामेंट हो और गैस के रूप में आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाना। सूर्य के प्रकाश का सीआरआई कितना है, कितना 100, और क्या बचा, तापदीप लैंप कितना, सोडियम वाष्प लैंप कितना 22 सीआरआई सबसे कम ही पूछता है। चला, सूर्य का प्रकाश तो सबसे अधिक है, लेकिन तापदीप लैंप सबसे ज्यादा और सोडियम वाष्प लैंप सबसे कम। आज था ना क्वेश्चन, तापदीप लैंप का पावर फैक्टर के बारे में क्वेश्चन था ना, उच्च होता है। तापदीप लैंप कितना सीआरआई 95, सोडियम पेपर लैंप कितना 22 सीआरआई होता है। तापदीप लैंप को जीएलएस जनरल लाइटनिंग सर्विस बल्ब भी कहते हैं, और इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्थाओं में किया जाता था। अब किया जाता है क्या, अब उसके बाद चला कौन लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप वही है, मरकरी वाला। बोले ने मरकरी में जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वही ना गैस डिस्चार्ज लैंप है, बोल में नहीं करेगा। बताओ डायरेक्ट लाइट में कितना परसेंट नीचे, 90% नीचे, कितना परसेंट ऊपर, 10% ऊपर। आई डायरेक्ट लाइट में 10% नीचे और 90% ऊपर। क्लियर है ना। अब बाकी 60-40 का रेशियो रहेगा, और सामान्य रहेगा कितना 50-50। और सबसे बढ़िया लाइटिंग क्या है, ना ज्यादा प्रदीप और ना ज्यादा अप्रदीप, दोनों के बीच में। क्लियर है, हम लगता है कल के क्लास में समाप्त हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब तुम कहेगा यू आपका जनरेटर काहे नहीं ऑन हुआ, कुछ फेज वगैरह का लफड़ा चल रहा है। चला एक ही फेज या 2 फेज का कुछ लफड़ा है। हेलो, कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हुआ था, गैस डिस्चार्ज लैंप। पहले थोड़ा साउंड कम करो, गैस गैस गैस, हेलो। धात्विक फिलामेंट लैंप हो गया था, निर्वात फिलामेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप। सीआरआई इंडेक्स सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश का ना कितना 100। गैस डिस्चार्ज लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप याद है कुछ, क्या बताइए तो बताइए। गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में हमने कहा था आपको कि ये 2 टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं और इस फिलामेंट के ऊपर बेरियम पेरोक्साइड का क्या लगाते हैं, लेप लगाते हैं, करंट देते हैं, तो ये गर्म होता है। गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, किसमें, आर्गन या पारा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। गैस में इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज ही ना गैस डिस्चार्ज है, गैस में इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज क्या है, गैस डिस्चार्ज। इसकी लड़की के यहाँ रूम खाली है क्या, गर्ल्स के लिए, बेडरूम कुछ भी, क्या नहीं है, अब बोल, बेडरूम कुछ भी हमारे यहाँ है, बेड है कि रूम, एक बेड खाली, कहाँ पर, अगले में मिल गया, नीचे बैठिए, क्लास के बाद लड़की के साथ चल जाएगा, दिलवा देगा, ठीक ना। अब देखो, कहते हैं इस लैंप में कितने इलेक्ट्रोड फिलामेंट होते हैं, एक वो एनोड आउटसाइड से कैथोड, याद है ना, फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं और इसके मध्य उच्च विभवांतर प्रदान करने पर वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ है ना। यहाँ पर जब उच्च विभवांतर दोगे तो यहाँ आयनीकरण प्रभाव स्थापित हो जाएगा, गैस में आयन का डिस्चार्ज होने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। विभवांतर प्रदान करने के लिए वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है।
आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से अन्य इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया कैथोड, ये क्या हो गया एनोड। ये जो कैथोड है ये एनोड है, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज तेजी से इसकी ओर क्या करेगा, गति करेगा, अर्थात वाष्प आयनीकरण प्रभाव हो जाता है। वाष्प का आयनीकरण प्रभाव अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं। आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं एवं तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणुओं के बीच टकराव से प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रकार के लैंप को गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। जब इसमें ये मान लो कैथोड है, ये मान लो क्या है एनोड, तो जैसे इसमें हम करंट देते हैं तो तेजी से इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसमें भरे हुए गैस के साथ स्पार्क करता है, स्पार्क करता है तुमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन गमन करता है इसमें जो गैस भरते हैं उसके साथ क्या करता है, स्पार्क, स्पार्क करता है, आपको क्या मिलता है, प्रकाश। आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं एवं तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणुओं के बीच क्या होता है, क्या होता है, टकराव, प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप को गैस, ये मुख्यतः कितने प्रकार के, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प, सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम लैंप के आरंभ में सोडियम की संख्या में होता है ठोस वस्तु। इसकी संरचना देखा होगा अगर तुम लैंप तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, यू आकार का, कोनाकार का। और सोडियम एक खतरनाक धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर दहन होता है ना। सोडियम को इसलिए केरोसिन में डुबा के रखते हैं, अब फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं। या एक वर्णी प्रकाश देता है क्या, नहीं वर्णी, एक वर्णी में भी कौन सा, पीला, और सबसे कम प्रकीर्णित होता है, आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, पता है ना। मरकरी, मरकरी वाष्प लैंप समानता मरकरी तथा निष्क्रिय, अकेले मरकरी नहीं होता, मरकरी के साथ क्या होता है, निष्क्रिय, केवल आर्गन या पारा। बोलो ने इसका उपयोग पार्क में खुले स्थानों में ऊर्ध्वाधर रूप से किया जाता है। अब तो नहीं किया जाता, किया जाता था, अब एलईडी का युग आ गया है। लैंप में भरी गैसों के दबाव के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। दाब के आधार पर उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप और कौन, निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। उच्च दाब की अगर बात करें इसमें उच्च दाब पर मरकरी खाली रहेगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन बढ़ाते हैं। पारा का वाष्प दाब वातावरण के दाब से कितना गुना होता है, 2.5। उच्च दाब होता है वातावरण का जितना दाब है उसका 2.5 गुना दाब उसके अंदर पारा का होता है, कितना गुना। इसकी दक्षता 44 से 57 लेवल पर वाट। इसका उपयोग सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था तथा पार्कों आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। निम्न दाब, इसमें इसे फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं, ये 60 लेवल पर वाट है। इसका उपयोग अध्ययन कक्ष, दुकान, सड़क, घर में जो हम लोग लगाते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप को स्टार्टर शॉर्ट होने पर केवल सिरों पर प्रदीप्ति होता है। कभी-कभार क्या होता है, चला तो अगर लैंप देखा होगा मरकरी, तो कभी-कभार पूरा नहीं चमकती, एक साइड में तनिया दूर चमकता है। जब स्टार्टर शॉर्ट हो जाता है ना तब ऐसा होता है। स्टार्टर हटा लोगे चलने के बाद तो चलेगा, लेकिन चौक हटा लोगे तो फिलामेंट जल जाएगा। ये तो पता होगा, चला पीछे लाइट भी कराएं। जिंक, बेरिलियम सिलिकेट पीला सफेद, कैडमियम सल्फेट सिलिकेट पीला गुलाबी। नियॉन साइन लैंप पीछे बढ़ाएं हम, नियॉन साइन ट्यूब कैसा रंग देता है, गुलाबी, कैसा रंग देता है। इसमें हीलियम और नियॉन गैस एक और गैस करेगा, या डीसी में भी कार्य कर सकता है, लेकिन वोल्टेज का मान 150 वोल्ट से अधिक नहीं होना। मेनली एसी पर काम करता है, डीसी पर भी काम करेगा, लेकिन कितना ज्यादा नहीं होगा, 150। इसकी दक्षता 40 में। इंडिकेटर लैंप के कनेक्शन फेज और न्यूट्रल में होते हैं। इंडिकेटर लैंप जो होता है चलिए इसका कनेक्शन एगो फेज होता है, एगो क्या होता है न्यूट्रल। तो फेज तो हम लोग चेक करते हैं और न्यूट्रल हम लोग हाथ से देते हैं, अपने शरीर से देते हैं, जो कि बहुत कम न्यूट्रल देते हैं, इसलिए बहुत कम रोशनी भी देता है। नियॉन साइन ट्यूब, यह नियॉन साइन ट्यूब, यही ना रे, ये सामान्यतः कौन रंग का प्रकाश, गुलाबी है। इसकी दक्षता 15 से 40 वाट। इसका उपयोग मुख्य रूप से विज्ञापन या सजावटी कार्यों में किया जाता है। नियॉन देखा था कैसा, लाल या गुलाबी, नियॉन प्लस आर्गन नारंगी लाल, पारा का वाष्प प्लस आर्गन नीला, नियॉन और हीलियम सुनहरा, नियॉन और पारे का वाष्प तो हरा, हीलियम कौन रंग, पीला, सोडियम भी कौन रंग, पीला। अब कार्बन आर्क लैंप, आर्क लैंप वही प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में लगाते हैं आर्क लैंप ना, तो आर्क लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है और कौन रंग प्रदान करता है, सफेद। एयर गैप के एक परावर्तक लगाया जाता है। देखो इसमें जो एयर गैप है ना, यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में, इसके बीच में एक परावर्तक लगाया जाता है जो सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करके प्रोजेक्ट करता है। कहां पर, प्रोजेक्टर, कहां पर, एनोड और कैथोड के बीच में एक परावर्तक लगाया जाता है जो एक जगह प्रकाश को प्रोजेक्ट करता है। अन्य महत्वपूर्ण लैंप, हैलोजन लैंप के बारे में पता है क्या रहेगा, अक्रिया गैस के साथ साथ हैलोजन रहेगा। हैलोजन में कौन रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जिसको हम क्या कहते हैं, सीएफएल। अब डेकोरेशन लैंप, सजावटी लैंप हो गया। इंटर लैंप, ट्यूब के सिरों पर विशेष पोर्सिलीन के कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये पोर्सिलीन है, कभी लगाया हैलोजन लैंप, ये दोनों सिरों पर पोर्सिलीन होता है क्योंकि पोर्सिलीन विद्युत का उचालक है। इसमें होल्डर किसका बना होता है, चीनी मिट्टी, यही होल्डर है, ये चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। होल्डर किसी, ये होल्डर कह सकते हो इसको, ये होल्डर किसके बनाते हैं, चीनी मिट्टी। इसका उपयोग शादी समारोह, वीडियो फिल्म, हेडलाइट, स्टेडियम आदि में किया जाता है। एलईडी एकलौता है और सबकी ले लिया, अब जब सब में था लग गया। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, सीएफएल। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, सीएफएल, यही ना चला सीएफएल। यह एक लो प्रेशर फ्लोरेसेंट लैंप है या प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर सेम जो प्रदीप्ति लैंप है वैसे ही काम करता है। इसकी रोशनी ठंडक प्रदान करने वाली और सुहावनी होती है। बल्ब से तो ज्यादा ठंडाई नहीं करता है। ये बिजली की कम खपत करते हैं तथा इसकी कीमत इंडिकेटर लैंप से क्या होती है, ज्यादा, बल्ब से भी ज्यादा होता है। ये जो बल्ब है इससे भी क्या होता है, ज्यादा, 150 पौने 200 में आता था पहले। सीएफएल लैंप इंडिकेटर लैंप की तुलना में कितना परसेंट तक, 50 से 80%। इंडिकेटर लैंप मतलब बल्ब की बात हो रही है। इसका औसत कार्यकाल 8 घंटे। 18 वाट के सीएफएल लैंप 100 वाट के इंडिकेटर लैंप के बराबर प्रकाश देता है। अब तो 10 वाट का एलईडी 100 वाट के इंडिकेटर लैंप के बराबर देता है। अभी चल क्या है, 10 वाट का एलईडी लगा दीजिए, 100 वाट का पहले वाला बल्ब था उसके बराबर रोशनी देगा। ये सीएफएल में ऐसा नहीं था, 18 वाट का लगाते हैं तब 100 वाट का देगा, बुझा रहा है। इसका उपयोग घरों में, औद्योगिक कार्यों में आदि में किया जाता है। हाँ, सजावटी लैंप है, लरी बोले मेला, उत्सव, प्रदर्शनी, मोदी जी के आने के बाद आदि स्थलों पर सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां उपयोग किया जाती है। सजावटी लैंपों के कितने प्रकार के, कौन कौन, निम्न वोल्टेज। इस प्रकार के लड़ी में बहुत सारे बल्ब को किस क्रम में लगाते हैं, यही पूछेगा, सजावटी लैंपों को किस क्रम में लगाते हैं, अक्सर श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, एक बात पता चला, अगर स्रोत से तुमको 100 वोल्ट मिल रहा है और 10 वोल्ट का तुम कई बल्ब लगा सकते हो। स्रोत से तुमको 100 वोल्ट मिल रहा है और 10 वाट का कई बल्ब लगा सकते हो, 10 बल्ब लगाओगे। बल्बों की संख्या बराबर स्रोत का वोल्टेज, बोले अब बटा एक बल्ब का वोल्टेज, बोल नहीं करे, या 10 वोल्ट का बोलो या 10 वाट का बोलो, एम्पियर को एक मान लेंगे। सामान्य स्रोत वोल्टेज बल्बों की लड़ी, इस प्रकार की लड़ी सामान्य वोल्टेज वाले बहुत सारे बल्ब को किस क्रम में जोड़ते हैं, समझ। यहाँ बल्बों की संख्या बराबर होता है तार की धारा रेटिंग, कि तार में कितना धारा रेटिंग, मतलब एक बल्ब का वाट या अधिकतम स्रोत वोल्टेज। ये तुमको दोनों क्वेश्चन में दिया होगा, भाग देके आपको निकाल देना।
चलते पूछते वाले लड़ी, ये बुक चुकी। इस प्रकार की लड़ी में कम वोल्टेज 3.8 से कितना वोल्टेज पूछता है, चला हाईलाइट कर लो। 3.8 से 6 वोल्ट तथा छोटे छोटे बल्बों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हाईलाइटेड हाईलाइट क्या, बल्बों की लड़ी को जलाने बुझाने के लिए कौन स्विच लगाते हैं, ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। ये तो स्विच रहता है, टक मार देता है, टक 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 करते रहता है, जैसा चेंजर जगह तुम्हें कहता है। कौन स्विच है, ड्रम स्विच। प्लेसर का कार्य बिना रोशनी के परिपथ को क्या कर देना है, ऑन ऑफ करना, जिसको आप लोग चेंजर भी कहते हैं। सोलर लैंप तो जानता होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। यहाँ प्रकाश पड़ता है, प्रकाश से यहाँ बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जगह से बल्ब चल जाता है। प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश से बैटरी चार्ज होगा दिन में, और रात में बल्ब को क्या करेगा, चला देगा। बोले इसमें बैटरी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बैटरी होता है। सोलर लैंप, एलईडी लैंप, सोलर पैनल बैटरी, चार्ज नियंत्रक आदि से बनी एक प्रकाश व्यवस्था है। देखो सोलर लैंप एक एलईडी होगा, बोले सोलर पैनल होगा, और क्या होगा, बैटरी होगा, एक चार्ज कंट्रोलर होगा। या एक आउटडोर लैंप है, आउटडोर इंडोर समझते हो, ये होता है इंडोर गेम, होता है आउटडोर गेम। क्रिकेट आउटडोर गेम है, जो घर से बाहर खेलोगे आउटडोर, घर में खेलोगे इंडोर। कैरम बोर्ड इंडोर गेम है, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। या एक आउटडोर लैंप है, सोलर लैंप दिन में चार्ज होता है और अंधेरा होते ही सोता ही उसके लिए चला लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर एलडीआर लगाते हैं। एलडीआर का काम है लाइट नहीं रहेगा तो रोशनी प्रवाहित करेगा। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अपने चलने लगता है, देखा कि सोलर लैंप स्विच देने की आवश्यकता नहीं। इसका डिस्चार्ज के समय कितना से कितना अवधान में रात खत्म हो जाता है, बोले या फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित होने के कारण इसे कौन सेल कहते हैं, पीवी सेल। पी बोले तो फोटो, वी बोले तो वोल्टेज, फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। इसकी कार्यकारी आयु अब यही आ रहा है, अब जगह मोदी जी का पोस्टर लग गया है कि अब हम पूरे भारत को बिजली से मुक्त करने वाले हैं और सोलर प्लेट हर आदमी को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी कार्य क्षमता भी देखो कितना है, 30,000 घंटा है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा, बोले ये लाने का प्रोग्राम जो है मोदी जी का है। आगे कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ होगा उन लोगों का, लेकिन आने वाले समय में ये आपको सबको मिलेगा और लगभग 40 to 50% सब्सिडी के साथ ही आपको मिलेगा, किसी का बिजली बिल नहीं आएगा, ऐसा मोदी जी का कहना है। सोलर पैनल की दक्षता 19 से कितना परसेंट, 22%। यह लैंप अन्य लैंपों की तुलना में इसका प्रारंभिक संस्थापना मूल्य अधिक है। देखो नॉर्मल भी बल्ब चलाना है, पंखा चलाना है तो 300 टका में कनेक्शन ले लो, 1000 में कनेक्शन ले लो, दूसरे में बल्ब ले लो, चालू हो जाएगा। हम अपने घर के लिए भी सोलर पैनल का बात करते बोले 3.5 लाख, 3.5 लाख में वो भी क्या चलेगा, बल्ब और पंखा। एसी नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। 3.5 लाख रुपया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एसीओ चलता तो हम लगा भी देते। हम अपना प्लान कैंसिल कर दिए, क्योंकि 3.5 लाख के बाद भी बैटरी जो उसमें होगा ना, वारंटी 2 साल, तो बैटरी तो लगाना पड़ेगा। आइए बैटरी 12 वोल्ट लीजिएगा, उसका कीमत कितना है, 17 से 20,000, और 2 साल का वारंटी है तो 2 साल एक दिन में खत्म हो जाएगा, 1.5 साल के बाद धीरे कम होने लगेगा। या लैंप अन्य लैंपों की तुलना में इसका प्रारंभिक संस्थापना मूल्य क्या है, अधिक है। इसका उपयोग मैदान, सड़क, पार्क, मोदी जी के आने के बाद घर में होने लगेगा, ठीक ना। ऐसा मोदी जी का इस बार जो सबसे बड़ा लोगों के लिए गिफ्ट है चुनाव में, जो जिस पर बातें कर रहे हैं मोदी जी, वो है सोलर पावर प्लांट बैठाने की बात। सबसे ज्यादा तुम किसी भी भाषण में सुन लो, और तो बाकी तो अपना कमल का फूल दिखा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। ये नहीं कहते रोजगार देंगे, इस बार ये नहीं कहते रोजगार देंगे, इस बार बातें नहीं हो रहा है रोजगार देंगे, नए फ्लाईओवर्स बनेंगे, मेट्रोज आएगा, ये सब बात नहीं हो रहा, क्योंकि पूछ रहा है इस बार जय श्री राम है, कुछ करना ही नहीं है, राम मंदिर बना के जय श्री राम। बाप ने सुनता है बेटा की बात, तुम अपने पिताजी को बोले तो मोदी जी को छोड़ के दूसरे को वोट दे, या जिसका जो वोटर है आरजेडी वाला जो छोड़ के दूसरा को नहीं देगा, बीजेपी वाला जो बीजेपी को छोड़ के दूसरा को नहीं देगा। तब बटा हुआ है, आप बटा हुआ है तो उसमें नुकसान क्या हो रहा है, आरजेडी वाला फिक्स है, इधर बीजेपी वाला भी फिक्स है, उसमें इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, उससे मामला गड़बड़ा रहा है। मामला गड़बड़ा रहा है तो उसका जो है फायदा मोदी जी उठा रहे हैं। पिछले बार भी उठा लिए थे, समय से पहले नीतीश कुमार जी को अपने पक्ष में ले आए। मामला जो है इस बार इस सब को छोड़ो, राजनीतिक बात नहीं करते हैं, मुद्दा पर आते हैं। चुनाव का समय है, एक लाइन में अगर इस बार मोदी जी जीत कराते हैं तो मोदी जी का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है घरों को बिजली बिल से मुक्त करना, अर्थात सबको सोलर पैनल से जोड़ना। एक बार में तो नहीं जुड़ेगा, ये कार्यकाल में धीरे धीरे जुड़ेगा, क्योंकि बहुत ही महंगा इसमें सिलिकॉन यूज होता है, चांदी यूज होता है, क्षारीय धातु यूज होता है। अब बैटरी इटसेल्फ भी महंगा मटेरियल। आप सोचो एक आदमी के घर के लिए कम से कम 2 बैटरी चाहिए, 2 बैटरी चाहिए मतलब 17 दूनी 34,000। आप सोलर प्लेट हो गया 50,000 का, लगभग 1 सवा लाख में नॉर्मल आदमी का काम होना, एकदम नॉर्मल आदमी। उस हिसाब से देख लो इंद्रिय आवास के बराबर हो जाएगा। और इसका चला एक शॉर्टलिस्टेड भी हम कर दिए हैं कि कार्बन फिलामेंट लैंप होगा, कितना ल्यूमेन, कितना कार्यकाल, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, है ना। कार्बन फिलामेंट लैंप सबका लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें सब तुमने याद करना, कुछ तो जरूर याद करना ना। सोडियम वेपर लैंप पूछेगा, पिछली बार भी पूछा था। टीएफएल, नियॉन साइन लैंप, अलग क्या नहीं किया तथा वैद्युतिक उष्मक तंतु मतलब नाइक्रोम की टंगस्टन, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर फिलामेंट के 900 डिग्री से अधिक गर्म होने पर इसके द्वारा ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित होती है। जो नाइक्रोम है हीटर है, अगर 900 से ज्यादा चला गया उष्मा देवे करेगा, लाइट भी दे देगा तुमको, ठीक है। अगर कितना से गया 900, अगर 900 से कम ज्यादा उष्मा देगा, बहुत कम प्रकाश देगा। 900 से ज्यादा उष्मा भी पर्याप्त देगा, प्रकाश भी पर्याप्त देगा। बोलन दे फ्लोरेसेंट ट्यूब के डीसी से भी प्रचालित किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने से विद्युत शक्ति का व्यय अधिक होने के साथ साथ ट्यूब के कार्यकारी जीवन काल भी क्या हो जाएगा। डीसी करंट चला डायरेक्ट करंट होता है। देखो ये डायरेक्ट करंट जहां डीसी सोर्स लगेगा ना, उसका कार्यकाल कम होता है। अल्टरनेटिव करंट होता है जाएगा हटेगा, जाएगा हटेगा, जाएगा हटेगा। डायरेक्ट करंट जाएगा मतलब जाएगा, इसलिए चला इसका जितना भी डीसी इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्षमता कार्यकाल कम है, जितना एसी इंस्ट्रूमेंट का कार्यकाल चाले। क्लियर। फ्लोरेसेंट लैंप डीसी से भी चलेगा, लेकिन कार्यकाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बताओ मरकरी हाई प्रेशर पर भी भरते हैं, लो प्रेशर पर मरकरी भरो, हेलोजन भरो, सोडियम भरो, सबके साथ क्रिया गैस का भरना जरूरी है। बोलेंगे अब सोडियम पेपर लैंप एक वर्णी प्रकाश देगा, यू आकार का होता है, कौन आकार होता है, यू आकार का होता है, कैसा रंग देता है, पीला, कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। क्लियर। दिन हो जाएगा कि इतने पढ़ना है, ठीक ना। तो आपको हम कुछ न्यूमेरिकल करवा देते हैं, आप विचार आप कहेगा तो चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, फिर वही बात है, चैप्टर का टेस्ट तुम्हें पता लगता है आज पढ़ाने का मन नहीं है। अरे छोटा ये वो टेस्ट लेते हैं ना, ये वो टेस्ट लेने का मतलब है 1000 रुपए की धनराशि तुरंत रिलीज करना। अब पढ़ा देंगे, कोर्स आगे बढ़ेगा तो 1 लाख रुपए तुरंत आ जाना। अब हम पढ़ा देना, पढ़ा दिए, 2.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पर घंटा पढ़ाते हैं, तो तुम जो लोग पढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा है। एक दिन पहले कोर्स खत्म होगा, अगले दिन फिर नया बैच आएगा। आप पूरा टेस्ट लेंगे तो 2000 नंबर हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया 2 लाख कमा ले,
अरे लेकिन तुम हर बात में वो उंगली करने वाला काम करेगा। हम चला कहेगा देखो टेस्ट ले लेंगे और न्यूमेरिकल करवा देंगे अलग। क्या इस बार चला जो पढ़ा रहे हैं हम इलेक्ट्रीशियन या अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन है। हम जब कहते हैं करते बोले अलग से मटेरियल दे के पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ये नहीं कि कह दिया कुछ और कर दिए कुछ और। अच्छा पता चला जो मटेरियल पीछे पढ़ा है जो ये दिए सब मिला के कॉम्बो तुमको मिला है। अब जब तुम न्यूमेरिकल भी अलग से कर लोगे तो थोड़ा और मजा आएगा, तो लग जाएगा थोड़ा न्यूमेरिकल करने में क्वेश्चन कम रखेंगे क्योंकि थोड़ा एक और सारा फार्मूला डीप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। नहीं होगा तो बैक पेज पे खाली फार्मूला, अगला पेज पे खाली क्वेश्चन, तीन मार के रख लेंगे। हम चला बहुत बढ़िया आदमी है, अगर गुस्सा में किसी को डांट दे तो बुरा नहीं मानना, इसलिए चला कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। एक दिन कल तो घर नहीं जा सके, आज घर चले गए तो करंट डीपीएससी टीचर वाला बैच में बच्चा को करंट अफेयर्स का 3 मटेरियल मिलना था, एक को मिला। वो गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, तुम लोग कभी देखे नहीं शांत हुआ है। फिर ऑफिस घुसते हैं सबका मुंह 2-3 बार गुस्सा चल जाता है। जैसे चला हर चीज का एक ऑप्शन है, हम बोले कंटेंट बांट देना, तो बांट देना मतलब वहां खराब है तो दूसरी जगह से ले आएंगे, काउंटर से पैसा लेना जाके ले आना, बच्चा को नहीं मिला कंटेंट 30 दिन के लिए। वो कितना मेरे विश्वास पे अभी समझो 1000 बच्चा है ऑफलाइन में, पूरा भरल है रूम, ऑनलाइन में हजारों बच्चे। तू मेरे ही विश्वास पे ना आया पढ़ने, यहाँ आया मेरे विश्वास पे, तू मेरे विश्वास पे आया कि झांसा के पास चलो नौकरी लगवा देंगे सर। हम तो यहाँ कहेंगे बाबू यही मटेरियल मिलेगा, हम फिर तुम आएगा तो हम देवे नहीं करेंगे, बाबू यही पढ़ा देंगे, कल तुम आएगा कहेंगे नहीं हुआ। ये तो चला मेरा एक आध दिन चलेगा, एक दिन मान लो किसी दिन हम कहेंगे बाबू ये मटेरियल पढ़ाना नहीं हो पाया, कल करवा देंगे, लेकिन उसके लिए लग नहीं रहा है, ये मेरी करवाई ना है। यहाँ तो बच्चा की चिंता है, पता कितने है इसके जहाँ कितने मिलेगा ही। तो चलो विश्वास को तो बचा के रखना पड़ेगा, 3 साल से यूं बचा लिया, पिछले 11 साल से बचा के रखें, लेकिन आगे भी बचा के तब रख पाएंगे, बच्चा के लिए जो करना है वो करेंगे। अब ये बात बोल दिया अभी हम, अब सच पूछो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेट तो नहीं है, ना फार्मूला सेट है, 8-9 न्यूमेरिकल सेट किए हैं, तो सेट किए हैं तो हमको फिर सेट किया काटियो दिया, हमने नहीं देंगे। अब लिखा है हम अभी 2-3 किताब मंगवाए हैं, ये प्रीवियस ईयर में जो ओरिजिनल पूछा है ना वही करवाएंगे, अगर एक्स्ट्रा थ्योरी बताना पड़ेगा बताएंगे, अब के धंधा बहुत दिन तक नहीं हो सकता है। तू चला तोरा की पता है की पूछेगा, हमको देख के बच्चा जो सामने में हिम्मत पूछ देगा कि सर क्या पढ़ाए, हमरा देखेगा बस प्रणाम सर चलते बनेगा, हमरा कुछ वो नहीं करेगा, लेकिन हमारा की कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य पर भी सही तरीके से आज क्वेश्चन आपने लिखे हैं, हमको ये करवा देंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर देखेगा हमको लेना करवा जाएगा। हम फिर 15 किताब मंगवाए मार्केट से भी, और उस सब किताब से कॉम्बो तैयार करेंगे प्रीवियस ईयर का। अब तक तो 12 को पढ़ाएंगे, 20 को नहीं पढ़ाएंगे, 50 को नहीं पढ़ाएंगे, 12 को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा देंगे, दिखा देंगे, तब ना थोड़ा काम होगा। तो उसके लिए चला हम कल कोशिश किए हैं, रात मैच कर देंगे, कल पे टाइप करवा के आपको दे देंगे, बढ़िया से हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब पीछे सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए दे देंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच। देना है ना।